सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, उसे हम प्रकाशिक माध्यम के नाम से जानते हैं। प्रकाशिक माध्यम को अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। सरल शब्दों में जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उस माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। अब जो प्रकाशिक माध्यम होता है ये तीन तरह का होता है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभासक और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग अगर आसानी से गुजर जाता है तो ऐसे माध्यम को नाम दिया जाता है पारदर्शक माध्यम, जैसे कि वायु। तो पारदर्शक माध्यम का अर्थ ये समझेंगे हम लोग कि एक ऐसा माध्यम जिसमें से जो है प्रकाश का अधिकांश भाग होकर के आसानी से गुजर जाता है, ऐसे माध्यम को हम जो है पारदर्शी माध्यम के नाम से जानेंगे। दूसरा है पारभासक माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर सके, अर्थात पूरा प्रकाश जो है उसमें से होकर न गुजर सके, गुजरते समय प्रकाश का कुछ भाग जो है गुजरने से वंचित रह जाए। अर्थात अगर आंशिक रूप से आधे अधूरे ढंग से जो है प्रकाश अगर किसी माध्यम से होकर गुजरता है, अर्थात पूरा नहीं गुजरता है, तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं पारभासक माध्यम, जैसे कि दूषित जल है। पानी से तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग जो है न गुजर सके, ऐसे माध्यम को नाम देंगे अपारदर्शक माध्यम, जैसे कि लकड़ी। इसी क्रम में अब हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि प्रकाश किरण यानी जो है लाइट रेस क्या होती है। प्रकाश का जो पथ होता है, अर्थात जब प्रकाश चलता है तो जिस रास्ते से होकर के गुजरता है या प्रकाश के चलने का जो मार्ग होता है या प्रकाश का जो पथ होता है, हम उसी प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश किरण का जो समूह होता है हम उसको जो है प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज, साधारण शब्दों में प्रकाश के पथ को हम जो है प्रकाश किरण के नाम से जानेंगे और प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसको हम प्रकाश पुंज के नाम से जानेंगे। अब जो प्रकाश पुंज होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बोलते हैं। दूसरा होता है अपसारी, जिसको अंग्रेजी में डाइवर्जेंट बोलते हैं। तीसरा होता है समांतर, जिसको पैरेलल बोलते हैं। अगर रेखा चित्र की बात किया जाए तो अभिसारी कन्वर्जेंट का स्वरूप ये होता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि सारी किरणें जो हैं जो अलग अलग दिशाओं से आती हुई नज़र आ रही हैं और किसी एक सेंटर पे जो है आकर के मिल रही हैं। और अपसारी डाइवर्जेंट में ये देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से जो है बहुत सारी किरणें निकल रही हैं और जो आगे की तरफ बढ़ती या फैलती हुई नज़र आ रही हैं। समांतर या पैरेलल जो होता है, इसमें सभी किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर या पैरेलल क्रम में आगे की तरफ बढ़ती हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन का नियम क्या होता है और परावर्तन का प्रकार क्या होता है। इन्हीं सब विषय वस्तु पे आज हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी प्रकाश जो होता है वो किसी चिकने तल से टकराता है, तो प्रकाश का चिकने तल से जब भी टकराव होता है तो टकराता है और वापस मुड़कर जिस माध्यम से आया हुआ रहता है उसी माध्यम में चला जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराना और टकराकर मुड़कर के वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है, जो फिनोमिनन होती है, जो इवेंट्स होती है, हम उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती हैं और आने के बाद अगर किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो टकरा करके वापस जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो प्रकाश किरणों का चिकनी तल से टकराना और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, हम उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो है किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन समझने के बाद हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका नियम क्या है, अर्थात परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम की मदद लेंगे। ये डायग्राम जैसा कि हमने बोर्ड पे
बनाया है। यहाँ पर AB एक किरण है जिसको आपतित किरण नाम दिया गया है, BC एक किरण है जिसका नाम परावर्तित किरण है, BN एक जो है अभिलंब है, और M डैश जो है एक परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह है। इस चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें AB के रूप में गिरती हैं और BC के रूप में ये परावर्तित होकर के वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो प्रकाश जिस किरण के रूप में आता है उसको कहा जाता है आपतित किरण, और टकराकर वापस मुड़कर जो किरण जाती है उसका नाम दिया जाता है परावर्तित किरण। तो बनाए गए चित्र में AB जो है आपतित किरण है और BC जो है वो परावर्तित किरण है, और BN या NB जो है ये आपका अभिलंब है। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कोण I या आपतन कोण कहते हैं, और BC और N के बीच जो कोण बनता है उसको कोण R के नाम से जानते हैं या परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। चित्र में AB जो है वो आपतित किरण है, BC जो है परावर्तित किरण है, BN जो है अभिलंब है, कोण I को आपतन कोण बोलते हैं, कोण R को परावर्तन कोण, और M डैश को चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ। जो परावर्तन का नियम है वो मुख्य रूप से दो नियम होता है। पहला नियम ये कहता है कि जो कोण I होता है वो कोण R के बराबर होता है, या ये कहा जाए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी ये किरण और अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये जो है दो नियम हैं जो परावर्तन के नियम के अंतर्गत आते हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से परावर्तन का नियम हर साल लगभग पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा गंभीरता से इसका अध्ययन आप लोगों को करना होगा। अब परावर्तन के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो परावर्तन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, दूसरे को कहते हैं अनियमित परावर्तन। अगर परावर्तन का पैटर्न बनाए गए चित्र के अनुसार है, अर्थात किसी चिकनी सतह से अगर प्रकाश का जो है परावर्तन होता है तो इस पैटर्न को हम कहते हैं कि यह नियमित परावर्तन है। और अगर किसी खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तन होता है जिसका पैटर्न बनाए गए चित्र के अनुसार अनियमित ढंग का होता है, तब हम उस परावर्तन को कहते हैं अनियमित परावर्तन। चर्चा करेंगे इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण के अंदर जो है वस्तु की जो आकृति बनती है उसी को हम प्रतिबिंब या इमेज के नाम से जानते हैं। या ये कहा जाए कि दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति जो होती है उसी आकृति को हम प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं और ये सदैव उल्टा बनता है। तो अगर हम जो है पर्दे पर जिसको आसानी से ले सकते हो और जो हमेशा उल्टा बनता हो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहा जाता है, जिसको पर पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके, जो हमेशा कैसा बने, सीधा बने, लेकिन इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। बात अगर दर्पण की किया जाए तो चिकनी पालीदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उसको हम दर्पण या मिरर के नाम से जानते हैं। या फिर किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर लेप या रेड ऑक्साइड जो है लगा दिया जाए या फिर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस निकाय को हम दर्पण के नाम से जानते हैं। बात अगर दर्पण के प्रकार की किया जाए तो दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है, जबकि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रित होता है। जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, दूसरे को कहते हैं समतल दर्पण। द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि वह दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है दर्पण की प्रतिबिंब से भी जो दूरी होती है उतनी ही होती है, अर्थात ये दोनों दूरियां आपस में समान होती हैं। प्रतिबिंब में वस्तु का पार्श्व विस्थापन हो जाता है, अर्थात अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो आप अपना दाहिना हाथ जो है ऊपर करेंगे तो प्रतिबिंब का वो बाएं हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से दाहिना जो होता है वो बाएं से रिप्लेस हो जाता है। इसको हम पार्श्व विस्थापन के नाम से जानते हैं। यदि वस्तु द्वारा दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश किरण का जो कोण होता है अगर थीटा बढ़ाते हैं
तो जो प्रतिबिंब का कोण होता है वो ऑटोमेटिक 2θ हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है v4 से दर्पण की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है या v जो है 4 से चलता है, तो दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो 2v4 से उसकी तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से जो है प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव आभासी और सीधा बनता है। और अगर कोई h ऊंचाई का मनुष्य को अगर अपनी पूरी प्रतिबिंब उसको जो है समतल दर्पण में देखना है, तो अपनी टोटल लंबाई का आधा लंबा अगर वो समतल दर्पण का प्रयोग करता है तो उसमें वो अपनी पूरी हालत को आसानी से प्रतिबिंब के रूप में देख सकता है।